नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। हमने कक्षा 6 के एनसीईआरटी बेस जो भूगोल का क्वेश्चन आंसर था उसको समाप्त किया है। हम स्पेशल बिहार के लिए एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 6 7 के भूगोल को देखा है और इसमें कुल 4 अध्यायों को हमने शामिल किया है और इसमें कुल 4 अध्यायों से 28 प्रश्न हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कक्षा 7 का जो भूगोल है उसका पहला अध्याय है पर्यावरण और पर्यावरण से कुल 4 प्रश्न हैं। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं। पहला कह रहा है मनुष्य, दूसरा कह रहा है धरातलीय स्थलाकृति, तीसरा कह रहा है कि मानव निर्मित वस्तुएं और चौथा कह रहा है कि प्राकृतिक वस्तुएं। तो इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे तो ये बेसिक तौर पे आपके पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला। अगला जो क्वेश्चन है पूछा है कि पर्यावरण के आंग्ल समानार्थी शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आप सभी ने पता है कि एनवायरनमेंट शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा के एनवायरन से हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने चारों तरफ या अपना आसपास पड़ोस। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए कि एनवायरनमेंट जो है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। पहला कह रहा है कि एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी का वह स्थान जहाँ पर सजीव रहते हैं, और तीसरा कह रहा है कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, और चौथा कह रहा है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और प्राणी। तो यहाँ पे परितंत्र को जो सही तरीके से परिभाषित कर रहा है वो आपका सी कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो यह कक्षा 7 के भूगोल का पहला अध्याय था। दूसरा अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर जिसमें कुल 8 प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक रहेंगे। तो इसको हम देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी की ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं तथा यह सबसे पतली होती है, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि महासागरीय परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय परपट्टी से अधिक होती है, तो यह गलत है क्योंकि महासागरीय परपट्टी की जो मोटाई होती है महाद्वीपीय परपट्टी से कम होती है। तो पहला सही है और दूसरा आपका गलत है। तो यहाँ पर इस प्रकार से केवल पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है कि महाद्वीपीय परपट्टी जो होती है सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि महासागरीय परपट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी होती है, तो ये आपका गलत है। यह सिलिका और मैग्नीज से बना होता है, तो इस प्रकार से दूसरा वाला आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि पृथ्वी की सतह परपट्टी के नीचे मेटल होता है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद आपका परपट्टी के बाद मेटल के बाद आपका क्रोड होता है। और उसके बाद चौथा कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं जो मुख्यतः निकिल और लोहे से बना होता है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पूछा है कौन सा असत्य है, तो बी वाला असत्य है क्योंकि वहाँ पर महासागरीय जो परपट्टी होती है सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, न कि आयरन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इस प्रकार के बने सेल को क्या कहते हैं। तो मैग्मा के ठंडा होने से जो सेल बनता है उसे हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं और सबसे पहले यही सेल बनता है, इसलिए बेसिक तौर पे इसे हम लोग प्राथमिक सेल के नाम से या प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है। तो यहाँ पे पहले दिया है आपका क्रोड है, परपटी है और मेटल है, ये तीन होते हैं। तो क्रोड की अगर बात करें तो पृथ्वी के कुल आयतन का 15% हिस्सा क्रोड का होता है। परपटी की अगर बात करें तो पृथ्वी के कुल आयतन का 1% हिस्सा परपटी का होता है। और मेटल की अगर बात करें तो पृथ्वी के कुल आयतन का 84% हिस्सा मेटल का होता है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला जो क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चनों पे विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में जानना है। तो पहला कह रहा है कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है तो इस प्रकार से बहिर्भेदी या आग्नेय सेल का निर्माण होता है, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार से अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है, तो यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि बहिर्भेदी आग्नेय सेल की चट्टानें बड़े दानों वाली होती है, तो यह आपका गलत है क्योंकि ये होती हैं छोटे दानों वाली। और चौथा कह रहा है कि अंतर्भेदीय आग्नेय सेल की रचना महीन दानों वाली होती है, तो ये आपका होता है बड़े दानों वाली।
ठीक है, ना कि महीन दानों वाली। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा और चौथा आपका गलत है। यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा अंतर्भेदीय चट्टान है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अंतर्भेदीय आग्नेय शैल की, तो जो ग्रेनाइट है वह अंतर्भेदीय आग्नेय शैल का एग्जाम्पल है। बहिर्भेदीय आग्नेय शैल की एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बेसाल्ट जो है वह आपका बहिर्भेदीय आग्नेय शैल का एग्जाम्पल है। अवसादीय चट्टान की बात करें तो चूना पत्थर जो है वह अवसादीय चट्टान की बात है, एग्जाम्पल है। और कायांतरित की अगर बात करें तो स्लेट जो है वह आपका कायांतरित शैल का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादीय चट्टानों की विशेषता है। तो पहला कह रहा है कि अवसादी शैल का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैलों के अवसादों के निक्षेप के द्वारा होता है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इन शैलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती, तो यह गलत है क्योंकि बेसिक तौर पर इन पर जीवाश्म पाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है कि यह शैल अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं, तो यह आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है। तो आपने सभी पता है कि आग्नेय शैल और अवसादी शैल जब उच्च ताप और दाब के कारण बेसिक तौर पे और रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल का रूप ले लेती हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी वाला। तो दोस्तों ये था कक्षा 7 के दूसरे अध्याय का। अब है कक्षा 7 के तीसरा अध्याय जो कि हमारी बदलती पृथ्वी, और इसमें कुल 5 प्रश्न हैं जो कि 13 से 17 तक हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न हुआ है कि पृथ्वी मतलब कथन और कारण में है। तो पहला कह रहा है कि पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा यह प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती हैं, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है इसका कारण ये बता रहा है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, तो कारण भी इसका सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ए वाला आपका सही ऑप्शन होता है कि कथन सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ पे कंपन आरंभ होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। और जहाँ पर यह उद्गीत होता है पृथ्वी पर, जहाँ पर यह आता है सबसे पहले पहुँचता है उद्गम केंद्र के सबसे निकट का भाग, उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। और दूसरा कह रहा है कि भूपर्पटी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहाँ से लावा बाहर आता है क्रेटर कहते हैं, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब मैदानी भाग में नदियाँ प्रवेश करती हैं तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। इन नदियों के द्वारा बने इन मोड़दार मार्ग को क्या कहते हैं। तो आपने बेसिक तौर पर पता है कि जब मैदानी भाग में नदियाँ बहती हैं तो मोड़दार मार्ग में बहने लगती हैं इस प्रकार से, और इन्हें बेसिक तौर पर सर्पीला आकार बहती हैं, इसलिए इसे विसर्प के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदी द्वारा चाप झील का निर्माण कहाँ पर किया जाता है। तो आपने पता है कि जब नदियाँ बेसिक तौर पर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार भागों मार्ग पे बहने लगती हैं, और इन बड़े मोड़दार भागों को या मार्गों को हम लोग विसर्प कहते हैं। और इसके बाद इन विसर्पों के किनारे लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, और समय के साथ विसर्प जो होती हैं लूप नदी में कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग चाप झील कहते हैं। और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें हम लोग वितरिका कहते हैं। यहाँ नदियाँ इतनी धीमी हो जाती हैं कि अपने लाए द्वारा मलबों का भी निक्षेपण नहीं कर पाती हैं, और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं, और सभी मुहानों के अवसाद को संग्रहण से डेल्टा का निर्माण होता है। तो यहाँ पूछा है कि चाप झील, तो जैसे कि विसर्प आपका बनता है, विसर्प धीरे धीरे और निक्षेपण और अक्षेपण का अलग हो जाता है, और इस प्रकार से मैदानी भागों में इन नदियों के द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृति समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है। पहला है समुद्री गुफा, जो कि बिल्कुल सही है। तटीय मेहराब भी बनाया जाता है, स्टैग भी बनाया जाता है, और समुद्री भृग भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी कि ये सभी स्थलाकृतियाँ बेसिक तौर पर समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो दोस्तों ये कक्षा 7 के भूगोल का तीसरा अध्याय था। अब चौथा अध्याय है 7 के भूगोल का, जिसका नाम है वायु, और इसमें कुल 11 प्रश्न हैं जो कि 18 से 28 तक होंगे। तो इनको अब देखते हैं। तो यहाँ पर वायु से या वायुमंडल से जो पहला क्वेश्चन हुआ है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि 78% पाया जाता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी जाता है, तो यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता वायुमंडल से पूरा करते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि वायुमंडल से नहीं, ज़मीन से नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। तो यहाँ पे सही पहला और दूसरा है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए।
दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के प्रतिशत के आधार पे अवरोही क्रम क्या है, मतलब कि कम से अधिक यानी कि बढ़ते से घटते क्रम का। तो आपने पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। उसके बाद आता है आपका आर्गन, तो आर्गन की मात्रा है 0.93%। उसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आता है आपका 0.03%। तो इस प्रकार से आप देखेंगे सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि वर्षा का होना, कोहरा और ओलावृष्टि पड़ना यह वायुमंडल की किस परत में होता है। तो आपने पता है कि हमारे वायुमंडल में 5 परत है। सबसे निचली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। उसके बाद आपका आता है समताप मंडल, यह बिल्कुल स्वच्छ होता है, ठीक है, इसी में ओजोन परत पाया जाता है। वायुयान के उड़ने की यही मंडल उचित दशा यहाँ पर प्रदान करता है। और उसके बाद आपका आता है मध्यमंडल, तो मध्यमंडल में उल्का पिंडों का जलना होता है। और वायुमंडल को 2 पार्टों में बांटते हैं, एक है आयन मंडल और एक होता है वायुमंडल। तो आयन मंडल में आपके रेडियो तरंगों का मतलब कि परावर्तन होता है, और वायुमंडल में जितने भी हम सेटेलाइट छोड़ते हैं वो सारे सेटेलाइट वायुमंडल में होते हैं। अगला कह रहा है कि समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, यह भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही होती है, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी वाला। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं। तो मैंने बताया कि हवाई जहाज को उड़ने के लिए उचित दशा प्राप्त होती है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। तो मैंने बताया कि मध्यमंडल, जिसको हम मीसोस्फीयर कहते हैं, इसमें प्रवेश करते ही जल जाते हैं। अगला है कि वायुमंडल, जिसको कि हमने आयन मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बेसिक तौर पे अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की परत का उपयोग किया जाता है, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। तीसरा है आपका कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन या सूर्यताप कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सूर्यताप की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान रहती है, तो यह गलत है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि सूर्य की सबसे अधिक मात्रा भूमध्य रेखा पर पड़ती है और ध्रुवों की ओर पृथ्वी सूर्य की मात्रा जो होती है उसकी सूर्यताप की मात्रा वो कम होती है। तो पृथ्वी पर सभी जगहों पर सूर्यताप की मात्रा समान नहीं होती, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तो इस प्रकार से केवल आपका ए वाला सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि निम्न दाब वाले क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि उच्च वायुदाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, यह भी सही है। और चौथा कह रहा है कि हवाएं यानी कि वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित है। तो पहला कह रहा है कि वर्ष भर लगातार निश्चित दशा में बहने वाले पवन को स्थानीय पवन कहते हैं, तो यह गलत है, क्योंकि इसे हम लोग अस्थायी पवन कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलने वाली पवनों को मौसमी पवन कहते हैं, तो यह बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन को अस्थायी पवन कहते हैं, तो यह गलत है, क्योंकि इसे हम लोग स्थानीय कहते हैं। तो इस प्रकार से केवल दो वाला आपका सही है, तो इस प्रकार से बी आपका सही होता है। अगला है कि नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे कह रहा है कि जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है वायु की जलवाष्प ग्रहण की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए कि बेसिक तौर पे जैसे जैसे वायु गर्म होता है वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये था कक्षा 7 के 4 चैप्टर, और उसके बाद बाकी और 4 चैप्टर उसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। फिर उसके बाद अन्य चैप्टरों के भूगोल को, फिर उसके बाद अन्य सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।